प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक तो नाज़रीन, आज हुकूमत ने जून 2020 में आने वाला जो पेट्रोलियम का बहरान था उस पर एक्शन लेते हुए नदीम बाबर साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया। अगरचे इसकी वजाहत यह की गई है कि जो काबीना की कमेटी बनाई गई है जो कमीशन की रिपोर्ट का जायज़ा लेगी और उस पर सिफारिशात मुरतब करेगी, उस काबीना की कमेटी पर नदीम बाबर साहब असरअंदाज ना हो, इसलिए उनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया है और उन्होंने अपना ओहदा छोड़ भी दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इससे पहले भी वो जो कमीशन की तहकीकात थी उस पर भी असरअंदाज हो सकते थे, तो तब उनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं लिया गया था। अब ज़राए ये कह रहे हैं कि नदीम बाबर साहब जो हैं गिल्टी पाए गए हैं, लेकिन बहरहाल जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें कहा गया है कि उनको ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया, जो वज़रा की जानिब से कहा गया, शफकत महमूद साहब की तरफ से कहा गया। बहरहाल ये इसके का एक शायद पॉजिटिव पहलू ये भी है कि हुकूमत ने 1 साल पहले जो बहरान पैदा हुआ था उसको नज़रअंदाज करके या उसको लेट इट गो वाली जो सूरत हाल होती है वो नहीं किया, बल्कि उसके जो ज़िम्मेदारान थे या माफियाज थे उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म है। तो एक इसका पहलू ये भी है। बहरहाल इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दूसरा, नून लीग जो है वो मुंह देखती रह गई और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करवा दिया और इसका बरमला इजहार जो है वो PMLN की तरफ से शिकवे की सूरत में किया गया है कि ये पीपल्स पार्टी ने ठीक नहीं किया। इसका क्या शिकवा था और क्या जवाब दिया गया, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरा, शहबाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त दायर की है ज़मानत के लिए, और जब हम पहले पूछते थे शहबाज शरीफ साहब के वकला से अदालत में कि इनकी ज़मानत की दरख्वास्त आप दायर क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते थे कि हम पहले हमजा साहब को एक प्रेसिडेंट के तौर पर हासिल करना चाहते हैं, उनकी ज़मानत लेना चाहते हैं, और अगर उनको ज़मानत मिल गई तो फिर शहबाज शरीफ साहब की अप्लाई करेंगे। अब आज 41 ग्राउंड्स हैं और उन 41 पॉइंट्स हैं और फिर उसके बाद 29 ग्राउंड्स हैं जो दरख्वास्त में ली गई हैं शहबाज साहब की रिहाई के लिए, और कमोबेश वो वही ग्राउंड्स हैं जो हमजा शहबाज की भी थी। तो इस वजह से PMLN के वकला पुरअज़्म है कि उनको ज़मानत मिल जाएगी। अब अगर उनको ज़मानत मिलती है तो इसके सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे, कोशिश करेंगे कि इस पर भी गुफ्तगू के लिए आज के प्रोग्राम में वक्त निकाल सकें। मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा MNA हैं। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। सबसे पहले असद उमर साहब के स्टेटमेंट में आपको सुनवा देता हूँ और फिर गुफ्तगू शुरू करते हैं। सुनाइए जी। 90 दिन का पीरियड जिसके अंदर ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन FIA ने मुकम्मल करनी है। इस पीरियड के अंदर वजीर आजम ने स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर पेट्रोलियम के जो हैं नदीम बाबर साहब, उनको हिदायत दी है कि वो अपने कलमदान से स्टेप डाउन कर जाएं। तो अब वक्त आ रहा है सजाओं का, और वजीर आजम बिल्कुल वाजे हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त खत्म हो गया है और अब पाकिस्तान की अवाम का वक्त आ गया है। चौधरी मंजूर साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो स्टेप लिया गया हुकूमत की तरफ से कि जून 2020 में जो बहरान आया था पेट्रोल का, उसको हुकूमत भूली नहीं है और उसके जिम्मेदारान को आज भी कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहती है, और उसके लिए सेक्रेटरी पेट्रोलियम और ख़ुद अपने ही मुआवने खुसूसी नदीम बाबर साहब जो हैं उनको स्टेप डाउन करवाया है उन्होंने कि वो असरअंदाज ना हो सकें। तो आप इन इक़दामात को खुशाइन देखते हैं? मुलव्वस है सारे इस खेल के अंदर। ये अजीब तमाशा है कि पहले उनको आप लगाते हैं, वो सारा करप्शन करते हैं और फिर आप उनको हटा देते हैं कि असरअंदाज ना हो। ये क्या है? ये क्या बना? वो चीनी पे एक कमीशन बना था, उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आई थी, क्या बना उसका? दवाइयों पे एक नोटिस लिया गया था, एक वजीर को हटाया था, क्या बना? तो इसका क्या बनना है? ये तमाशा कर रहे हैं। और यहाँ पे छोड़े, अभी वो इब्राज ग्रुप का एक नुमाइंदा जो है वो पावर पे बिठा दिया, जो वहां पे KESC का नुमाइंदा है। जिस तरह से महंगी हो रही है, तेल महंगा हो रहा है, जिस तरह से एग्रीकल्चर की इनपुट्स महंगी हो रही है, जो सारा तमाशा है उसमें ये सारे लोग मुलव्वस हैं। और प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसे बंदे को लगाकर बैठता है तो कैसे प्राइम मिनिस्टर को कैसे कहा गया ना कि अगर ये मुलव्वस हैं तो ये कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, तभी तो स्टेप डाउन करवाया गया। वरना आप कितनी मिसालें देखते हैं कि हुकूमत में बैठे हुए शख्स को इंक्वायरी के लिए स्टेप डाउन करवा दिया जाए। नहीं, कैसे कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे? कैसे पहुंचाएंगे? जैसे चीनी के लोगों को पहुंचाया, जैसे आटे के लोगों को पहुंचाया, जैसे दवाइयों के लोगों को पहुंचाया, वैसे कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। सही है।
चलें और साहब अगर सही है, चलें, जिस दिन 25 रुपए महंगा हुआ था हमने उसी दिन कहा था, मुतालबा किया था, या तो उस दिन हटा देते उसको, रिस्पॉन्सिबल हमने कहा था कि वो जिम्मेदार है नदीम। सही है, चलें फरूख हबीब साहब से मैं पहले फारूक साहब ने ज्वाइन कर लिया। फारूक साहब ये तो होपफुली नहीं है, चौधरी मंसूर साहब कह रहे हैं कि तमाशा हो रहा है, ये सब लोग मुलव्वस हैं इस खेल में और ये सिर्फ दिखावे के लिए तमाशा हो रहा है। देखिए बात यह है कि इनका ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी से, शफाफियत से या किसी और मामले से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इनके यहाँ तो मेयार ये हुआ करता था, जो जितना बड़ा करप्ट होता था, जितना बड़ा नाअहल होता था, जितना बड़ा लूटमार करता था, उसको बड़े बड़े ओहदे नवाजे जाते थे। अब इसी पोस्ट के ऊपर डॉक्टर आसिम हुसैन जो है वो पेट्रोलियम के जो है वो इनके मशीर रह चुके हैं। वो सिर्फ उनके ऊपर 400 अरब रुपए का उनके ऊपर सिर्फ केस है, जिसके अंदर वो नैब भी भुगत रहे हैं और बाकी चीजें भी। इसी तरह नाम मेमन उठा लें, इसी तरीके से सुहेल अनवर सियाल उठा लें, मुराद अली शाह उठा लें, 14 अरब रुपए की गंदम जो है वो लेकिन क्या नदीम बाबर साहब गिल्टी पाए गए हैं? जो इब्तदाई जो ये तमाम चीजें मिली हैं हुकूमत को, उसमें वो गिल्टी पाए गए हैं? एक मिनट मैं जरा जवाब दे रहा हूँ ना, अब मैं आ रहा हूँ उस तरफ भी आ रहा हूँ। देखें मामला ये है कि इनके मुतमिन होने का ना होने का तो मैं समझता हूँ सवाल ही नहीं ना पैदा होता। इनके तो मेयार ही अलग है ना, इनके यहाँ तो ये चीजें मैटर ही नहीं करती थी। अभी इनको बिजली का, गैस के हवाले से मामलात हो रहे थे, मैं जरा उस पर भी बता देता हूँ। अभी अगर नदीम बाबर को या सेक्रेटरी पेट्रोलियम को हटाया गया है, तो जब ये मामला सामने आया पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, तो उस वक्त एक इंक्वायरी कॉल की गई। इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट आई, उसके ऊपर काबीना की जो कमेटी है उसने सिफारिश ये की कि ये लोग उस वक्त ओहदों के ऊपर बरजमान थे जब ये बहरान सारा आया, तो लिहाजा आप अभी इसकी जो फर्दर तहकीकात हो रही हैं इनको इनके ओहदों से हटा दें ताकि कोई इसके ऊपर असरअंदाज ना हो सके। तो मैं तो ये समझता हूं ये खुशाइंद चीज है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि शफाफियत की कायम रखने के लिए इनको ओहदों से हटाने की वजीर आज़म ने हदायत जारी की, जिसके ऊपर अमल दरामद भी हो गया। अब इसके ऊपर मजीद तहकीकात भी होंगी। पेट्रोलियम की कीमतें तो यहां भी बढ़ती रही हैं, जो कुछ पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री के अंदर होता रहा किसी से ढका छुपा है। जो गैस की कीमतों की आज बात करते हैं, इनसे ये पूछें कितना बड़ा इस कौम के साथ ये जुर्म करके गए हैं कि एक भी गैस एक्सप्लोरेशन का इन्होंने ठेका किसी को नहीं दिया, कोई नई गैस एक्सप्लोर कराई हो। इनके दौर के अंदर तो लोग बिजली देखने को तरस रहे थे, इनके दौर के अंदर तो फैक्ट्रियों के अंदर लोग एहतजाज कर रहे थे सड़कों के अंदर। मैं फैसलाबाद में बैठा हुआ हूं, हमको भूले हैं इनकी कारकर्दगी को। ये हमें आगे सिखाएंगे। अब ये जो ताजा मामला है, अपना माजी क्या रहा है। नहीं, एक मिनट जरा रुकिए जी चौधरी मंसूर, क्योंकि इन्होंने ताजा मामला है उसके ऊपर हमने वजीर आज़म ने तहकीकात करवाई है, आगे मुल्ज़मान फिक्स होंगे। अच्छा चलें, चौधरी मंसूर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं मुख्तसरन सर? नहीं देखे ना, ये इधर उधर की सारे जान की बातें करेंगे। हाँ, बड़ी शफाफियत थी मालम जब्बा में, वो सामने है, नैब उस पर कोई काम नहीं कर रही। बड़ी शफाफियत थी सुनामी ट्री में, नैब उस पर कुछ नहीं कर रही। बड़ी शफाफियत थी इनकी नजर आई खैबर बैंक में, उस पर कोई कुछ नहीं कर रही। फेक स्टूडेंट्स के जो एनरोलमेंट है केपीके के अंदर, उस पर कोई बड़ी शफाफियत थी, उसमें कोई नजर नहीं आया। यहाँ पे दवाइयों के केस पे बड़ी शफाफियत थी, कुछ नजर नहीं आया, वजीर को सिर्फ हटाया गया। चीनी पे आटा सारा स्मगल किया। चलें, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कार्टल जो है नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भाई सही है, और ये साथ जरा मौका ले लूं सर, इजाजत दीजिएगा। वजीर आजम से लेकर इनके मुक्तदी तक सारे नाक करप्शन में खुद। अच्छा, और ये साहब आप इसको पॉजिटिव देखते हैं कि बहरहाल हुकूमत ने किसने लगाया एक मामले को नजरअंदाज नहीं किया, भुलाया नहीं है। अभी तक हुकूमत जो है वो कमाल की बात, 2020 का मामला है, साल हो गया 25 रुपए। और दूसरा पहलू ये भी है, जो मंसूर साहब कह रहे हैं, दूसरा पहलू ये भी है कि साल हो गया अभी तक हुआ कुछ नहीं, निकला कुछ नहीं है जी। और ये साहब क्या है पॉजिटिव में? साल हो गया, आज इनको याद आ रहा है। चले, और ये साहब जी देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो एक तवील अरसे से लिखता चला आ रहा हूं कि पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, इसकी एक ओवरऑल बजटिंग जिसे कहते हैं कि स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स की खराबी की जड़ जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। इसके अंदर ये जो हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम नहीं बन सके, उसकी पूरी की पूरी एक बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं जो इसके साथ वाबस्ता हैं कि कौन कौन पेट्रोल की दरामद के अंदर कमीशन खाता रहा, कैसे खाता रहा, और किसने वो फंड्स वहां से वहां डाइवर्ट किए।
कैसे होते रहे, आप सोच नहीं सकते। ये एक की बात नहीं, सिर्फ नदीम बाबर इसकी शुरू नहीं है, बुनियादी तौर पे चाहिए। लेकिन अगर आप करना शुरू हो जाए पीछे के पीछे तो सारी बात है, फिर कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन फला फला। छोड़ दें, पॉलिटिशियन को छोड़ दें, सिर्फ सेक्रेटरीज के लेवल के ऊपर ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को आप ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो खुद नाम बोल ये हुकूमत का एक आप इसको काबिल तहसीन अमल समझते हैं, इसको ड्रामा समझते हैं, तमाशा समझते हैं? नदीम बाबर साहब को हटाना हुकूमत अच्छा बनने के लिए उसकी इंटेंशन है कि जी हमारी तारीफ करें लोग के, देखें जी हमने अपने मुआवने खुसूसी को स्टेप डाउन करवा दिया, या बाकी आपको इंटेंशन नजर आ रही है हुकूमत की कि वो चाहती है कि अगर नदीम बाबर भी मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो? नहीं, इस एक्ट की तो तारीफ करनी चाहिए, पहली बात तो ये है, एक्ट की तो तारीफ कर, कोई नहीं हटाता रहा। लेकिन ना बात सर ये है कि क्या माजी में ये दिखावा माजी में क्यों नहीं किया जाता रहा? असल मसला तो ये है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर वाकई दिखावा है तो माजी की हुकूमतें जो थी उनको दिखावा करना नहीं आता था। जो भी है एप्रिशिएट करना चाहिए, हटाया गया है, रिपोर्ट हुई है। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? पाकिस्तान में किसी मजीद रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी अब तक इंक्वायरी कमीशन हो चुके हैं उनके रिकमेंडेशन को नाफिज कर लें, पाकिस्तान ठीक हो जाता है। शाह साहब, मामला इसमें यह है कि पिछली मरतबा भी हुकूमत के लोगों को हमने बेबस देखा था कि जी माफिया स्ट्रांग हैं, ये पेट्रोलियम माफिया स्ट्रांग है, और उसमें जाहिर है नदीम बाबर अकेले नहीं होंगे, अगर वो शामिल होंगे या अगर वो मुलव्वस होंगे तो ये हुकूमत के लिए फिर चैलेंज तो नहीं बन सकता कि हुकूमत दोबारा माफिया पे हाथ डाले, फिर बहरान पैदा हो जाए? कितना चैलेंजिंग है हुकूमत जो कदम उठा रही है? देखें, बात यह है कि रियासत से ज़्यादा कोई मजबूत नहीं होता, कोई ताकतवर नहीं होता। रियासत के पास जो वसाइल होते हैं, जो इख्तियारात होते हैं, जो ताकत होती है, वो किसी के पास। रियासत जब कमज़ोर हो जाती है तो फिर माफियाज ताकतवर होते हैं। एक दौर में इटली में माफियाज बड़े ताकतवर थे, लेकिन उसके बाद फिर माफियाज को शिकस्त भी हुई, माफियाज जो कमज़ोर भी हुए, क्योंकि जब एक मज़बूत हुकूमत आई या मज़बूत अज़्म की हुकूमत आई तो उसने माफियाज को शिकस्त दे दी। अमेरिका में ये कुछ होता था, अमेरिका में अब कहाँ है माफियाज, कहाँ नज़र आते हैं? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो भी शख्स इन माफिया से लड़ना चाहता है वो इतने महाज खोल लेता है और जो बुनियादी उसके लवाजमात हैं वो पूरे नहीं करता। अगर वो अपने इर्द गिर्द भी उन्हीं के नुमाइंदे बिठा दे तो जाहिर बात है कि माफियाज कैसे कमज़ोर होंगे, वो तो उनको ताकत अंदर से मिल रही होती है। यानी जब ये बहरान पैदा हुआ, इसमें मैं कोई शक नहीं कि देर आयत दुरुस्त आत, ये हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जब जनाब नवाज शरीफ साहब के दौर में या शायद खाकान अब्बासी ग़ालिबन नवाज शरीफ साहब के दौर में ये बहरान आया था, आपको याद होगा 15 दिन 20 दिन तक यहाँ बहरान रहा, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी बाकायदा। तो उसके नतीजे में तो किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कोई रिपोर्ट हमें आज तक नहीं पता कि क्या हुआ उसका। बड़े ऐलानात किए गए थे, वही जनाब शायद खाकान अब्बासी उस वज़ीर थे, वो वज़ीर के वज़ीर रहे, इन्होंने पहले अपने वज़ीर को हटाया। उसी वक्त काश के ये नदीम बाबर को भी उसी वक्त हटा देते तो ये एतराज़ जो चौधरी मंजूर साहब कर रहे हैं ये ना बनता। लेकिन उस वक्त उन्होंने वज़ीर को हटा दिया, मुशीर को रहने दिया। लेकिन अब जो खान साहब करना चाहते हैं वो ये ना हो कि ये 90 दिन फिर 900 दिन पे चले जाएं और अगला साल भी इसी तरह गुजर जाए। ये काम नहीं होना चाहिए जो हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि जून से अब तक रिपोर्ट तैयार हुई, अब उस रिपोर्ट पर मजीद रिपोर्ट तैयार होगी, फ्रांसिक होगा, उसमें फिर 1 साल लग जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे। सही बात है, इसको भी हम लोग भूल चुके थे। तो इसलिए हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है कि वो जो काम करना चाहती है, एक तो ये 6-6 महीने 8-8 महीने नहीं लगने चाहिए, ये लग भी नहीं सकते। यही माफियाज जो अंदर बैठे होते हैं वो डिले करा रहे होते हैं। यानी वो जो कमेटी बनाई जाती है वो फिर उन्हीं लोगों से पूछ रहे होते हैं कि अब क्या करना है। भाई ऐसे लोग इस मुल्क के अंदर दयानतदार लोग, पुरअज़्म लोग मौजूद हैं जो कोई रिपोर्ट अगर तैयार करना चाहें ज़्यादा से मैक्सिमम 3 महीने में तैयार भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि करना क्या है। तो अगर इस पर कोई अमल दरामद होता है तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छा इकदाम होगा। बिल्कुल सही है। तो चौधरी मंजूर साहब, ये एक और आज एहसन इकबाल साहब ने बड़ा शिकवा किया है पीपल्स पार्टी से, और उन्होंने कहा कि ये यकीन दहानी कराई गई थी नून लीग को, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाप के लोगों को साथ में लाकर, जिसकी वजाहत भी यूसुफ ज़गीलानी साहब ने की है। एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा है, ज़रा सुन लीजिए।
मुनासिब नहीं लगा कि वो चेयरमैन जिसके खिलाफ अदालत में धांधली से जीतने का केस है, उसी चेयरमैन के पास अर्जी लेकर जाया जाए कि आप हमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तकर्रुरनामा दें। बाप पार्टी के सेनेटर्स को मिलाकर अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा हासिल किया जाए तो इससे पीडीएम के मकासद और यकीनन ऑपोजिशन के इत्तेहाद को धचका लगा है। पीपल्स पार्टी के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये ओहदा इतना ही नागुज़ीर था, अपनी मजबूरी नवाज शरीफ साहब को बयान करते तो वो बहुत खुशी के साथ उन्हें ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ओहदा दे देते। चौधरी साहब, पीडीएम को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि ऑपोजिशन लीडर सेनेट में आपका होगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हमारा होगा, और और जो है वो गुजारिश जी गुजारिश ये करना चाहता हूं कि देखिए, पीटीआई के दोस्तों का प्रॉब्लम है कि वो कोई बात ढंग की करने ही नहीं देते। मसलन ओरिया साहब ने एक पॉइंट उठाया, मैं उस पर पॉइंट उठाता हूं। देखिए, ये कहा गया इस मुल्क के अंदर तमाशा खड़ा किया गया थार के ऊपर। कभी कहा गया थार के कोयले से बिजली नहीं पैदा हो सकती, थार का कोयला बेकार है, ये है वो है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने और अब्दुल्ला शाह ने उसका संगे बुनियाद रखा, और बदकिस्मती देखें 25 साल बाद उन दोनों के बेटे जाकर इफ्तिताह कर रहे हैं। आज 1260 मेगावाट बिजली वो दे रहा है, और अगर वो उस वक्त जब शुरू हुआ था वो प्रोजेक्ट होता, हम 1000 मेगावाट साल के बनाते तो आज देखें ना कहां पे बात जाती। और उस पर फिर वो तमाशा मल्टीनेशनल, मुझे जाती तौर पर पता है कि ये मल्टीनेशनल्स फंडिंग करती है मुख्तलिफ इश्यूज पे, मुख्तलिफ लोगों को उठाकर, और उस पे फिर वो खेल सारा शुरू हो जाता है। मसलन अगर आप, मैं बहुत सारी मिसालें हैं, मैं नहीं जाना चाहता, आपके सवाल की तरफ वापस आना। इसी तरह से पेट्रोलियम के देखें, जो सो मोटो नोटिस लिया था जब गैस की नेगोशिएशंस, प्री बेड नेगोशिएशंस हो रही थी, बेड भी नहीं हुई थी, और प्री बेड पे जो बेड भी नहीं थी अभी, उस पे कहते हैं कमीशन ले लिया और उस पर स्टे कर दिया। वो किधर गया सारा कुछ? इसी तरह से बिजली के मंसूबों का इन्होंने जिक्र किया, बिजली नहीं थी, किसने वो सारे मंसूबों को अगर आप, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अगर देखिए प्रॉब्लम पैदा हुआ जो कोई हमारी पार्टी का बंदा भी नहीं कह रहा और नून लीग को भी पता है। मैं आपके प्रोग्राम में ये कह देता हूँ, प्रॉब्लम पैदा हुआ आजम नजीर तारड़ साहब का, जब उन्होंने नामजद कर दिया, उससे सारा जो ये बैड टेस्ट पैदा हुआ है ना, वो उससे पैदा हुआ। साहब, इस पर तो बैठ के नेगोशिएशंस हो सकती थी, आप उन्हें कह सकते थे कि आप उन्हें कह सकते थे हमें नाम पर इतराज है, आप कोई और नाम दे दें। उससे ये खराबी, मेरी बात सुन लेना, उससे ये खराबी शुरू हुई। हमने तरीके से उनको कहा कि ये ना करें, ऐसे चीजें खराब, हमारा कोई एक पार्टी का बंदा क्या कोई भी मोहतरमा के मसले पे जज्बाती है सारे के सारे, तो ये ना करें। मैं राना मकबूल ने क्या खिदमत सर अंजाम दी थी, सिवाय इसके कि जरदारी साहब की जुबान काटी थी उसमें, और क्या खिदमत थी कि उसको सेनेट का टिकट दे दिया। सो ये इरिटेंट्स जो है ना, इनकी वजह से खराबियां पैदा होती हैं और फिर चलता चला गया। फिर अब सूरत हाल यहाँ पे है कि हमने उनको कहा कि जब तक गिलानी साहब का फैसला नहीं होता अब बना दें, वो नहीं माने, और उसमें फिर चीजें खराब होनी शुरू हो गई। और बुनियादी तौर पर इरिटेशन वहां से शुरू हुई है, और ये ना हमारी पार्टी का कोई बंदा खोलकर बात कर रहा है, ना उन्हें भी पता है कि कहां से खेल खराब होना शुरू हुआ। फिर क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या स्पीच की पहले कि हम इनकलाब करना चाहते हैं, को हमारा कंधा ना इस्तेमाल करे इक्तदार के लिए, मेरी इक्तदार की लड़ाई नहीं है, मैं कोई तो एक नहीं बहुत सारे इख्तिलाफात हैं मीडिया में, यानी नून लीग के साथ आपके एक से ज्यादा इख्तिलाफात हैं। लेकिन ये शुरू यहाँ से इरिटेशन जो है, आप एक ऐसा बंदा इरिटेंट नामजद करते हैं जिसके बारे में आपको पता है कि पीपल्स पार्टी एतराज कर रही, तो वहां से फिर अगर उन्होंने कहा जी कि अब फिर भी दोबारा कहा, अब भी परसों भी कहा, जब सीज फायर हो गया उसके बाद भी मरियम बीबी ने कहा कि नहीं हमारा आजम नजीर तारड़ ही है। उस पे साहब एक थोड़ा सा ये फरमाएं कि ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग वाले ऐसा क्यों करते हैं कि कभी राना मकबूल को सेनेटर बना देते हैं, आजम नज़ीर तारड़ पे अड़ जाते हैं, जुल्फ़कार चीमा साहब को आईजी बना के सिंध भेज देते हैं, ये करते क्यों हैं? पता नहीं क्या साइकोलॉजी, अब ये इसका जवाब तो वो देंगे, मैं क्या दे सकता। लेकिन आपको पता है शाहद आरफ साहब, आपको पता है चीजें क्या हैं क्या नहीं है, और उन पे फिर ये चीजें खराब होती है ना। और बज़ाहिर लगता ये है कि फलां ने फलां से मुआहदा कर लिया है, फलां ने फलां, हमने
अगर मुआहदे करने होते हैं, लोगों को पता है इस मुल्क के अंदर कौन कब मुआहदा करता है, कब मुआहदा करके गए, कब आए, तो ये चीजें भी लोगों को पता है। इस मुल्क में कोई भोला नहीं है। अब सही है, चले, मैं बहुत शुक्रिया सर। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फरूख हबीब साहब से इस पर मौक़िफ़ लेते हैं और फिर औरिया साहब से भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामद कहते हैं। और ये सब अब ये आज़म मजीद तारड़ साहब के मामले पर एतराज़ उठा रहे थे चौधरी मंजूर साहब, लेकिन माजी के बहुत सारे जो इख्तलाफात हैं उसको भुलाकर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से हाथ मिलाया। खुद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ नवाज शरीफ साहब चले गए थे मेमो गेट में काला कोट पहन के, और इसको बड़ा आज तक रिग्रेट फील करते रहे, पीपल्स पार्टी बुरा मानती रही, और अब जो है वो उन्होंने इसको भुला दिया। तो आज़म मजीद तारड़ साहब को के मामले को नहीं भुलाया जा सकता था आगे बढ़ने के लिए? अब देखिए, एक जनरल प्रिंसिपल तो है ना कि जिसकी अक्सरियत है, जमहूरियत, अगर आप बाकी जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं और अगर आपने मिल मिला के एक जिसे कहते हैं कि कुछ ले दे की वाली सूरत हाल में अंदर आपने आगे बढ़ना, तब तो ठीक है। तो उसमें जनरल प्रिंसिपल है कि पीपल्स पार्टी चूंकि एक सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन के अंदर है तो वो आके चल रही है। लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि जरदारी साहब ने ये साबित किया है कि वो गुज़श्ता पाकिस्तान की तारीख में मुमताज दौलताना के बाद शायद सबसे बड़े वो एक पाकिस्तान की जमहूरी सियासत, क्योंकि हर जमहूरी सियासत अपने हिसाब से अपने रंग ढंग से होती है। वो जो आपको याद होगा कि ये जो लॉबीस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये लॉबी इसलिए निकला हुआ है कि जो बहुत बड़ा वो जो है अपना कैपिटल हिल, उसके लॉबी के अंदर खड़े होकर जोड़ तोड़ किया जाता था, जहां से लफ्ज़ अंग्रेजी का इतना बड़ा लफ्ज़ निकला लॉबीस्ट। तो जरदारी साहब जो हैं पाकिस्तान की जमहूरी सियासत के अंदर वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और वो जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, और उनके साथ इन्होंने पंगा लेके बार बार कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से कुछ किया जाए, वो नहीं कर सके। तो असल मसला ये है कि ये एक सियासत है और इस सियासत के अंदर ये काम चलता है। और इसमें अगर आप ये कहते, मैंने पहले दिन से कहा था कि पाकिस्तान आज के पीडीएम जो है ये हर बंदे की इंडिविजुअल, जिसे कहते हैं भानमती का कुंभा जोड़ा वाली सूरत हाल है। कल आप देखें कि कल भी जब मरियम नवाज की पेशी जो है वो खत्म हुई है, जब उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उसने यही 3 नाम लिए, मैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नून लीग। यानी वो उसको हालांकि सारे जो थे, कमरजमान कायरा ने कह दिया कि हम साथ जाएंगे, वो उन्होंने कह दिया हम चलेंगे, मौलाना फजल मान ने कह दिया, आप उठा लें, किसी का एक शुक्रिया तक अदा किया हो उसके अंदर, वो बनाता है अपनी जंग लड़ती है, अपने हिसाब से चलते हैं। ऐसे मामला पार्टी नहीं चली। और दूसरी बात मैं आज मैं उसमें कॉलम भी लिखा, कल इंशाल्लाह आएगा कि ये जो एक्शन हुआ है, ये फरूख हबीब साहब बैठे हुए हैं, मैं ये समझता हूं ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दिन है। ये कोई तमाशा है? आप एक उसूल पे खड़े हुए बात कर रहे हैं। लेकिन और साहब उसमें नुक्ता ये था ना उनका कि हजारों लोग वहां पर जमा होंगे, कोविड फैला हुआ है, कोविड की वजह से शायद उसको एक हो जाते उससे क्या फर्क पड़ता है? या तो पीछे हट जाते, हो जाते। ये कौन सी बात है? आप सोचे, मैं आपको बताऊं, हमने पहले दिन कहा था, जिस दिन जिस दिन पाकिस्तान की अदलिया में जी जुमला मुकम्मल कर लें सर, मुकम्मल कर लें। मैंने कहा पाकिस्तान की अदलिया में जिस दिन 2 जज थे, उन्होंने आके पुलिस वालों को बेइज्जत करना शुरू किया था। आप सोचे कि उस दिन मैंने कॉलम लिखा था और मैंने कहा था आप ये रियासत के नुमाइंदा होते हैं, आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं, एक दिन ये वापस आएगा। और आज हालत यह है कि आपका कोई जज महफूज नहीं वकीलों से, आप एक रास्ता दे रहे, ये रास्ता रुकना चाहिए, ये रियासत को कहीं ना कहीं फारूक साहब इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? और ये साहब जो कह रहे हैं, मैंने कॉलम भी लिखा, कल छपेगा, कि ये पेशी मनसूख नहीं होनी चाहिए थी, मरियम साहबा को पेश होने देना चाहिए था, रियासत साथ में खड़ी होती, हुकूमत खड़ी होती और हुकूमत वहां पर अमन व अमान की जिम्मेदारी लेती नैब की सपोर्ट में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो भी बात हो रही थी यूसुफ रज़ा गिलानी की अपोजिशन लीडर नामजद होने के ऊपर, और उसका नोटिफिकेशन भी आज हो गया, वो आपके सामने आ गई सूरत हाल के कहां नवाज शरीफ ने उनको नाअहल करवाया, उनकी साहबजादी ने PMLN के 80 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर बनवाया, उनकी शान में पूरी नून लीग ने कसीदे पढ़े
पहले यही बताने वाले थे कि $60 मिलियन के लिए खत नहीं लिख रहे, जरदारी की चोरी बचाने के लिए खत नहीं लिख रहे, उतरो कुर्सी से नीचे, नाहल हो गए हो, वजीर आजम रहने का कोई हक नहीं है। उसके बाद इन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छे हैं, पार्लियामेंटेरियंस को साथ लेके चलते हैं। अब आज बच्चों की तरह जो है वो रोना धोना शुरू किया है कि वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं और गिले शिकवे इनके सामने आना शुरू हो गए हैं। मामला तो ये है कि जरदारी ने तो जियाउल हक मरहूम के दौर से लेके अब तक इनको ऐसा घसीटा है कि ये सिर्फ बातें करते रहे, उन्होंने घसीट के भी बता दिया। इनको मार भी रहे हैं, इनको आंसू भी नहीं बहाने दे रहे, इनको रोने भी नहीं दे रहे। यह सूरत हाल बनी हुई है इस टाइम नून लीग की, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मरियम सफदर अवान की सियासी नापुख्तगी की है, उनकी टू मच एम्बिशियसनेस की है, उनकी सोलो फ्लाइट की है। और वाज़ेह हो गया है कि नून से जो शीन है वो निकल चुकी हुई है, और आज उस कॉर्नर के ऊपर उनके दिल में भी लड्डू फूट रहे होंगे कि ये एक और नाकामी का तमगा जो है इन्होंने अपने सीने के ऊपर सजाया है। और बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी कहती है कि जब कोई काम ना करना हो तो बहाने 100 होते हैं। आज कहते हैं आदम नजीर तारड़, राना मकबूल, तो राना मकबूल और आदम नजीर तारड़ के चेयरमैन सेनेट के लिए वोट ना लेते, सही वोट तो लिए हैं इन्होंने, वो वोट ना लेते, उस वक्त वो वोट जायज थे, आज वो वोट जायज नहीं है। मसला ये है इन दोनों जमातों की आपस में एक दूसरे के लिए दिल में कोई इज्जत नहीं है। मगर आप कह रहे हैं नून से शीन निकल चुकी है, ये सिर्फ और सिर्फ जो जमा हुए थे वो शीन के बाहर आने के इम्कान पैदा हो गए हैं, दरखास्त चली गई है अदालत चोरी बचाने का। अब इस पर भी मैं आपसे बात करता हूं अब दोबारा वापस आके कि नून से जो आप शीन कह रहे हैं, शीन तो अब अदालत कोर्ट जेल से बाहर आ रही है और शीन का सियासी किरदार होगा शायद आने वाले दिनों में। इस सबसे पहले तो मैं इरशाद साहब जरा उस पर कॉमेंट कर दीजिए कि PDM पे क्या फ़र्क पड़ा है सियासी तौर पर। ये जो एक और इख्तलाफ हुआ, पहले इस्तीफ़ों पर इख्तलाफ हुआ, फिर लॉन्ग मार्च पर इख्तलाफ हुआ, अब एक और इख्तलाफ हो गया कि जी अपोजिशन लीडर जो है वो पीपल्स पार्टी ने चुप करके अपना बनवा लिया। और ये भी एक तासुर है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब का तो एक बहाना है, करना पीपल्स पार्टी नहीं यही था, आज़म नज़ीर तारड़ ना होता, कोई और होता, उनका बहाना तब्दील हो जाता, होना यही था। देखिए, पहली बात तो ये है कि उसूली तौर पर जो जमहूरी उसूल है, पार्लिमानी सियासत का पार्लिमानी उसूल है, उसके तहत यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही अपोजिशन लीडर बनना चाहिए था और ये पीपल्स पार्टी का या जरदारी साहब का मौक़िफ़ जो है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। अगर PDM में कुछ तय हुआ था तो ये नहीं तय हुआ था कि अगर हम इलेक्शन हार जाएंगे फिर भी उसी उस पर कायम रहेंगे, एक बात। बाकी ये तो खैर हुए बदरा बहाना बसियार है कि जी आज़म नज़ीर तारड़ वकील थे, वो जो जिन पर इल्ज़ाम था कत्ल का। ये तो देखें, वकील जो होता है वो हर तरह के केस लड़ता है, ये ऐसा कोई हमारे यहाँ तय नहीं हुआ कि जी फ़लाँ का केस लड़ोगे फ़लाँ, ये कोई ऐसी ना रिवायत है, ना कानून है, ना कोई उसूल है। वो एक वकील हैं, उन्होंने एक केस लड़ा और फिर जो ज़रूरी नहीं है कि जिस शख्स का केस से लड़ा जा रहा हो वो वाक़तन कसूरवार भी हो, एक बात। दूसरा, जरदारी साहब मुसलसल डे 1 से डिच कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। अगर वाक़तन उसके अंदर जैसे आसिफ जरदारी साहब धोखा दे रहे हैं नून लीग को, या नून लीग धोखा खा रही है जानते बूझते हुए? देखें, बात यह है कि जरदारी साहब ने साबित ये किया है कि वो अमलियत पसंद सियासतदान हैं, प्रैक्टिकल सियासतदान हैं, वो जोड़ तोड़ के माहिर हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनकी राय ये है कि जज्बाती अदम तवाज़ुन का शिकार रहते हैं, फ़ैसले जज्बात में करते हैं, उनका कोई सियासत से, जमहूरियत से, पार्लिमानी उसूलों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जज्बात की बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं, बाद में वो उस फ़ैसले से पछताने हैं। जब खड़ा होना होता है वो बैठ जाते हैं, जब बैठने का वक्त होता है वो खड़े हो जाते हैं। ये मुसलसल देखते चले आ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि जब वो उन्होंने 93 में इस्तीफ़ा दिया तो निज़ामी साहब ने कहा कि ये तो खड़े होने वक्त था, आपने इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि जब वो खड़े होने का वक्त नहीं था परवेज़ मुशर्रफ का, उस वक्त जो वो खड़े हो गए और नतीजा ये है कि सारी हुकूमत अपनी लुटिया डबो के फिर जब खड़े होने का वक्त था वो जदा पधार गए। तो वो उनका एक अजीब व गरीब मामला है, यानी जब वो तवक्को की जा रही होती है। अच्छा, हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, यहाँ जो ज़िद्दी और हर दरम होगा उसको वो बहादुर समझा जाता है। भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बहादुरी का, दलेरी का कभी मुजाहरा नहीं किया, ज़िद का मुजाहरा किया और उसका नुकसान उठाया, ख़ुद भी नुकसान उठाया, अपने ख़ानदान को भी नुकसान पहुँचाया और अपनी सियासत और जमहूरियत को भी नुकसान पहुँचाया, पार्टी को भी नुकसान पहुँचाया। तो मेरा ख़्याल है कि जो फ़ैसला हुआ है
वो किसी भी हवाले से हम मतून नहीं कर सकते पीपल्स पार्टी को। अगर गलत तवक्कुआत मुस्लिम लीग नून ने वाबस्ता कर ली थी तो ये उनका मसला था। मेरा नहीं ख्याल के पीपल्स पार्टी ने जरदारी साहब ने कुछ गलत किया। अच्छा, अब ये करें, जुर्रत करें ना, मौलाना और नवाज शरीफ साहब जुर्रत करें कि उन्होंने चूंकि हमारे साथ धोखा किया है, अब हम उनको पीडीएम से निकाल रहे हैं या उनके बगैर कोई तहरीक चलाएंगे, कल को फिर इकट्ठे बैठे होंगे और ये सारा रोना धोना जो है खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फिर शबाब की जो 41 पॉइंट्स पर मुश्तमिल दरख्वास्त है और फिर 41 पॉइंट्स के बाद 29 पॉइंट्स पर मुश्तमिल ग्राउंड्स जो ली गई हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के लिए, कमोबेश वो वही ग्राउंड्स हैं जो हमजा के लिए भी ली गई थी। उससे वकला को लगता है कि वो उनको ज़मानत मिल जाएगी। अगर उनको ज़मानत मिलती है तो सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद। वक्त कम है और मैं चाहूँगा शार्प कमेंट सबकी तरफ से शुरू करते हुए फ़ारूक हबीब साहब से। फ़ारूक हबीब साहब, आप अभी नून की से शीन निकलने की बात कर रहे थे और शीन जो है वो तो अब जेल से बाहर निकलने के पर तोल रहे हैं और दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी है। वो बाहर आएंगे तो हकीकी अपोजिशन का सामना तो आपको अब करना पड़ेगा, अपोजिशन लीडर तो वो हैं। देखिए, बात यह है कि बात हकीकी अपोजिशन की नहीं है, बात यह है कि अभी तो मामला नैब जाने और कोर्ट जाने, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, उसके अंदर जो भी मौक़िफ़ लेंगे वो सामने आ जाएगा, जो फैसला होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। लेकिन मामला इनके एंड से ये है कि जो इन्होंने सारे मामलात किए, जिस अंदाज से आप देखें कि कोरोना वायरस के दौरान जो है वो जलसे, जुलूस, रैलियां, ये सब कुछ मरियम सफदर ये करने की कोशिश करती रही हैं, उसके ऊपर जो SOPs की खिलाफ वर्जी हुई है, इनको उसके ऊपर भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और अभी जिस दिहाने के ऊपर ये सारी PDM को लाके खड़ा किया है इन्होंने, ये सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आयद होती है। और फजल रहमान ने तो इनसे जो है वो देगों के, टेंटों के पैसे भी पकड़े हुए हैं, वो भी उनको अब वापस करने पड़ेंगे। जरदारी ने जो शतरंज की चाल चली है उसके अंदर सारी PDM एक्सपोज कर दी है। और अच्छी बात है कि वो इनके साथ अभी भी मिलके जो है वो PDM के साथ तहरीक आगे चलाना चाहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसी हालत में जो है वो तहरीक चलती रहे, क्योंकि इनका आवाम के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है शायद साहब कि जब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो स्टेयरिंग पर वो होंगे, मरियम बीबी क्या पस मंजर में चली जाएंगी? क्योंकि अभी तक उनकी गैर मौजूदगी में मरियम जो है वो लीड कर रही थी फ्रंट से PMLN को, और PDM में उन्हीं की नुमाइंदगी थी। देखिए, अपोजिशन में दो नुक्ता नज़र हैं। एक है पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद की जाए या सड़कों पर की जाए। जो तो मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं उसमें जरदारी साहब भी हैं, जनाब शहबाज शरीफ साहब भी हैं, हमजा शहबाज भी हैं, दूसरे लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमें पार्लियामेंट के अंदर जदोजहद करनी चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो सड़कों पर लाना चाहते हैं क्योंकि उनको नुमाइंदगी हासिल नहीं है। ये तो बुनियादी चीज़ है। बाकी शहबाज शरीफ साहब अगर आते हैं तो मेरा ख्याल है जिस तरह अपोजिशन उधर लायल या रायल अपोजिशन सेनेट में होगी, उसी तरह की पार्लियामेंट के अंदर होगी। लेकिन बुनियादी जो चैलेंज है वो शहबाज शरीफ साहब या अपोजिशन नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए चैलेंज महंगाई है, गवर्नेंस का इशू है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। इस पर अगर तवज्जो नहीं देंगे तो अपोजिशन सड़कों पर भी इनको चैन नहीं लेने देगी, पार्लियामेंट के अंदर भी। बाकी जो ये जो हुआ है, नैब का मामला हुआ है, उस पर वो जो है कि माड़ी सी तो लड़ी क्यों सी। देखें, कोरोना तो पहले से फैला हुआ था जब आपने बुलाया था, ये तो एक बहाना है। बेहतर था फिर ना ही बुलाते। स्टेट की रेट जो है इस मामले में मेरा ख्याल एरोड हुई है, ये कोई अच्छा वाकया नहीं। और ये साहब, ये शहबाज शरीफ साहब अगर उनको जमानत मिल जाती है, अगर वो बाहर आ जाते हैं, अगर से सवाल मशरूत है, तो क्या आप PDM के अंदर शहबाज शरीफ आपको बैठा हुआ देखेंगे मरियम की जगह पर? क्या सूरत सियासत की नून लीग में क्या नजर आएगी? मेरा ख्याल है कि PDM की पॉलिटिक्स का जो मिजाज बन चुका हुआ है उसमें शहबाज शरीफ साहब की कोई गुंजाइश नहीं बनेगी। आप देख लें, पार्टीज का अपना स्टाइल देख लेना। मौलाना फजल रहमान है, महमूद खान सही हैं, इसके साथ साथ साजिद मीर जो है वो जमीर अजीज को रिकमेंड करते हैं। ये 2 ANPs हैं, एक ANP जो है वो संध्या वली की है, एक ANP जो है वो नसीम वली खान की है। ये सारी जो छोटी छोटी पार्टियां, अनस नूरानी की पार्टीज है, इन्होंने एक मिजाज बना लिया है जो पार्लियामेंट से बाहर की पार्टियां। उसमें 2 हैं, पीपल्स पार्टी
मुकम्मल तौर पे अपनी कभी भी किसी किस्म की रिस्क पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती, रह जाते हैं पीछे अपना मरियम नवाज वगैरह। और ये उनका भी एक ग्रुप है कि जो आप देख लें कौन वहां जाता है, वो लोग जाते हैं कि जो बिल्कुल शहबाज शरीफ के मुखालिफ है, मतलब परवेज रशीद जाएंगे, मतलब इस तरह के और 2-3 लोग पुलबार वगैरह वो जाएंगे, और तो कोई नहीं जाएगा ना वहां पर। तो असल मसला यह है कि ये शहबाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि आप रहें पार्लियामेंट में, आप वहां उसका अपोजिशन लीडर का और वो मान जाएंगे, रूम में एंजॉय करें, मजा करें। मेरा ख्याल है वो मान जाएंगे। मैं अगर कुछ ये समझता है ना कि शहबाज शरीफ जो है वो अपने बड़े भाई से मुख्तलाफ करके मुकाबले पे आके खड़े हो जाएंगे, ये मैं मानने को तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया अशरफ फर्रुख हबीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।